आप गूगल पे जाइए और वहाँ पे जाके सिंपल लिख दियो डाउनलोड एक्लिप्स। ओके, सीधा इस पे जाइए, ये इनकी वेबसाइट है, ये वेबसाइट खोल लीजिए। यहाँ जाके अब यहाँ डाउनलोड पे आता है, इससे अच्छा है आप पैकेजेस में जाइए। ओके, और एक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर, ये अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी इस पे कर लीजिए क्लिक। सपोज विंडोज है, अब मेरा है ये वाला, सेटिंग्स हैं, मैं इस पे क्लिक करूंगा। ना ये डाउनलोड आ जाएगा। मैं इसको डाउनलोड तो करूंगा नहीं क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही है, और ये एक पैकेज के रूप में आता है। अगर आप देखें, जस्ट अ मिनट, ये एक एक्लिप्स नाम का फोल्डर आप बनाएगा यहाँ पे, एक्लिप्स, और ये ऐसे है। फिर इस पे आप डबल क्लिक कर लीजिए, और पहले फर्स्ट टाइम तो आपको ये पूछेगा कि डिफॉल्ट एक्लिप्स देगा, पर उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा अभी मैं इसकी, कि आपने जावा का कौन सा वर्जन करना है। जावा JDK, मैं बोलूँगा यहाँ पे गूगल पे जाऊँगा, लिखूँगा डाउनलोड जावा JDK, और यहाँ पे जाके 21 वर्जन बेटर है, क्योंकि ये कंपेटिबल है, इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, प्रीवियस लॉन्ग टर्म सपोर्ट के। या आप इस पे भी जा सकते हो, पर मैं इस पे जाऊंगा। ओके, मैं इसको प्रेफर करूंगा, आप कोई भी कर सकते हो। फिर ये अपने सिस्टम पे करके, ओके, अभी मैं JDK के बारे में नहीं जाऊंगा। को पता होगा कि जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं, इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ देना है। यहाँ पर जाके एनवायरनमेंट, और इसका मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि भाई एग्जैक्ट डिटेल में कि कैसे इसका पास सेट करना है। आप इन्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा आ रहा है जावा होम, जावा अंडरस्कोर होम बड़े में। ओके, और यहाँ पर ये पाथ दिया गया है। ओके, मैं इसका वीडियो अलग से बता दूंगा कि इसको कैसे हमने पाथ करना है। जैसे इस पे करेंगे और मैं इसको एडिट पे जाऊंगा, तो आप देखोगे मैंने परसेंटेज जावा अंडरस्कोर होम परसेंटेज स्लैश बिन। ओके, तो अभी मैं इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी हम एक्लिप्स के ऊपर ध्यान देंगे। एक्लिप्स करने के बाद जैसे आप करेंगे तो एक्लिप्स ऐसा एक पैकेज बना देगा, उसको कहीं पे भी अपने फोल्डर में रख लीजिए। और फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा आप देख रहे हो जावा C21 के, इसको ये अपने आप सेलेक्ट करेगा, और इसमें फिनिश पे क्लिक कर दो, ओपन पर्सपेक्टिव पे क्लिक कर दीजिए, और मेरा ये एक वीडियो विंडो ऐसे दिखती है मेरी। ओके, नाउ अगर मैं बोलूं कि सपोज मेरे को इसमें ऐड करना है क्लास, मैं कहूँगा अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करूंगा, आएगा न्यू, यहाँ पे क्लास। ओके, मैं ले दूंगा फर्स्ट क्लास। ओके, और ये इस पे क्लिक कर दीजिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। बाई चांस इस पे क्लिक भी नहीं करते हैं तो वो भी तरीका दूंगा। सपोज क्या हुआ, मैं गलती से क्लिक करना फिनिश कर दिया और मेरा नहीं आया। ओके, अब मेरा इसमें मेन मेथड नहीं है। अब सपोज उससे पहले, अभी आपको दिख रहा होगा कि बहुत छोटा है, ठीक है, तो इसको बड़ा करने के लिए आपका जाओ विंडोज, प्रेफरेंसेस, देन जनरल, देन अपीयरेंस, और कलर्स एंड फॉन्ट्स में जाके इसमें ये है बेसिक में, और इसमें टेक्स्ट फॉन्ट के, और एडिट पे क्लिक करके अब यहाँ पे कोई भी चीज डाल सकते हो। मैंने समझ लो बोल्ड कर दिया, उसका थोड़ा सा साइज मैंने बढ़ा दिया। ओके, ओके, एंड अप्लाई एंड क्लोज पे कर दिया। अब आप देखोगे कि ये बड़ा हो गया। अब सपोज मैं बता रहा था मेन मेथड आपने नहीं किया, तो अब क्या करो, क्या करो, कंट्रोल दबा के एम, सॉरी, M A, देन कंट्रोल प्लस स्पेस बार,
अब आप देख रहे हो ये मुझे दे रहा है। मैं दोबारा रिवर्स कर रहा हूँ, MA लिख के कंट्रोल प्लस स्पेस बार, तो कंट्रोल की और स्पेस बार की इकट्ठे दबाएंगे दबाएंगे तो ये आपको आ जाएगा, उसके बाद एंटर। ये मेरा मेन मेथड आ गया। अब मैं बोलूँगा मेन मेथड क्या है। मेन मेथड है मेरा, जो मेरे प्रोजेक्ट को रन करूंगा तो पहली बार कौन सा मेथड है जो रन होगा, वो है मेन मेथड। ठीक है ना। अभी ये स्टैटिक है, अभी मैं स्टैटिक के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं लेटर ऑन क्लास पे जाऊंगा। ओके, तो सबसे पहला हम बोलते हैं स्कोप ऑफ क्लास। अगर मैं बोलूं कि स्कोप ऑफ क्लास क्या है, दिस क्लास, इस क्लास का स्कोप, तो इसका स्कोप है ये करली ब्रैकेट्स, जो भी कुछ जितने भी फंक्शंस आएंगे इसके अंदर, वो इस क्लास के अंदर है, ये इसका स्कोप है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना सकता हूँ। मैंने लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड, है, और मैं फंक्शन ले दिया फंक्शन 1। ठीक है, तो ये भी इस क्लास के अंदर है, तो इस क्लास का स्कोप ये है। ठीक है, हम भी होगी स्कोप की बात। नाउ एक चीज और, मैं यहाँ पे अगर देखूंगा तो फर्स्ट क्लास और मेरे क्लास का नाम ये सेम है, मैं इसको यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता, ये एरर देगा। ओके, तो ये दोनों सेम होने चाहिए नाम, मैं चेंज नहीं कर सकता इसको। ओके, नाउ सपोज, अब मैं ये एक लिखता हूँ यहाँ पे। अब मुझे हेल्प चाहिए, सपोज मैं लिख रहा है SYSO और दबा दिया मैंने कंट्रोल स्पेस बार, ये अपने आप उसको कोड को लिखता है। इसको है system.out.println, प्रिंट लाइन। ओके, मैंने लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट क्लास। इससे पता चलता है कि फंक्शन कैन नॉट कॉल बाय देमसेल्फ, फंक्शन अपने आप को कॉल नहीं करवा सकता। ये सिर्फ मेन फंक्शन है, ये एंट्री पॉइंट है, तो ये कर सकता है। तो अब मुझे अगर इसको कॉल करवाना है तो मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा। ओके, अब मैंने इसको रन किया तो आप देखेंगे ये हो गया। तो इससे क्या पता चला, फंक्शन, हमें ये पता चला कि स्कोप ऑफ क्लास क्या है, फिर फंक्शन कैन नॉट कॉल देम, से वो खुद को नहीं कॉल करा सकता, पर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करा सकता है ऐसे। ओके, नाउ एक और बात, मैं यहाँ पे एक, ये दो एरोस तरह के बटन बने हैं, उस क्लास को हाईलाइट कर देगा। ठीक है, इसलिए हमेशा इस चीज को क्लिक करके रखना चाहिए। ओके, नाउ और इसमें अगर मैं इसको देखूं, सपोज अपना प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, शो इन सिस्टम एक्सप्लोरर। ओके, मैंने राइट क्लिक किया अपने प्रोजेक्ट को और वहां पे शो इन सिस्टम एक्सप्लोरर। नाउ दिस इज माय, सेम अपना प्रोजेक्ट लेके जाऊंगा और सेम प्रोजेक्ट मैं रख दूंगा मैक में, सेम प्रोजेक्ट मैं रख दूंगा अपना विंडोज में, सेम प्रोजेक्ट मेरा कोई, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फाइल है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ। नाउ कई बार क्या होता है कि आप एक्लिप्स में स्क्रिप्ट्स नहीं रन करते हैं, जब आप एक हार्डकोर टेस्टर बन जाते हैं आपको यूनिक शेल करनी पड़ती है, डिप्लॉय क्लास करनी पड़ती है, डिप्लॉय क्लास फाइल्स यूजिंग मेवन, हमको मेवन की वजह से करना, तो हम वहां पर ये चीजें काम आती है। ओके, सब। अब सेकंड पॉइंट, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और मैं बोलता हूँ सपोज एक चीज और, सपोज मैंने यहाँ पे एक चीज की। ओके, नाउ सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक चीज और लिखता हूँ, SYSO, अगेन मैं SYSO कंट्रोल स्पेस बार। ओके, नाउ दिस इज माय सेकंड लाइन। ओके, और मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज माय थर्ड
लाइन, और यहाँ मैं प्रिंट एलन की जगह यूज करता हूँ प्रिंट। ओके, नाउ देखते हैं। अब देख रहे हो, दिस इज माय सेकंड लाइन के बाद सीधा दिस इज माय थर्ड लाइन। सो प्रिंट सिर्फ अपनी ही स्पेस लेता है, लेकिन जो प्रिंट एलन है, ये भी बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है, जो प्रिंट एलन है वो एक पूरी लाइन लेता है। ये आप देख रहे हो कि मैंने इसको प्रिंट एलन लिया तो इसने पूरी लाइन ली है, लेकिन जब प्रिंट यूज किया तो इसने सिर्फ यहां तक दिया। ठीक है, नाउ जितने भी मैं चीजें बता रहा हूँ ये इंटरव्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा। ओके, नाउ मैं कहता हूँ अब इंट, अगर मैं बोलूँ मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता है कि भाई कितने तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन जिसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स होता है। ओके, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट्स में डाल देना, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इंटीजर हो गया, फिर स्ट्रिंग हो गया, फिर अपना बूलियन हो गया जिसमें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स होता है। ओके, सो जिस जिसकी यूज होगी मेनली तो हमको इंट और स्ट्रिंग की यूज पड़ता है, और बूलियन। ओके, तो सपोज मैंने ये लिखा इंट आई इक्वल टू 100, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यूज में कि इंट आई इक्वल टू 100, इसका मतलब क्या होता है? तो कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। इसका मतलब होता है कि एक मेमोरी स्पेस एलोकेट हो गई है जिसमें 200 स्टोर्ड है। ओके, और उस मेमोरी स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है आई। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको इसको पेंट में समझाता हूँ। okay? जैसे कि ये मैं बोला इन टाइप 200, एक 200, एक ये मेरा पूरा एक मेमोरी स्पेस है, इसमें एक जगह में जाके 200 आ गया, जिसमें एक मेमोरी स्पेस एलोकेट होगी जिसमें 200 पड़ा है, और आई उस मेमोरी स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई 200 नहीं है, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस 200 को, जो एक मेमोरी स्पेस जिसने ली है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ यहाँ पर ये 200 पड़ा है। ठीक? हम इसको भी विस्तार से समझेंगे। सब मैंने ले लिया सपोज इंट, तो इसके जगह मैं ए कर देता हूँ। ओके, इंट बी इक्वल टू 200 एंड इंट सी इक्वल टू 300। ओके, नाउ मैंने क्या किया, अभी मैं सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ। ओके, इससे पहले मैं सब ये डिलीट मार देता हूँ। ओके, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, नाउ अगर मैं देखूँ यहाँ पे ए प्लस ए देन बी प्लस बी। अब मैं आपको ये चीज बताऊंगा, इसको हम बोलते हैं कनकेटिनेट, कि मैं ऐड कर रहा हूँ प्लस सी और ये सी। अगर मैं अभी रन करूँ इसको तो मुझे पता है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। ए 100 है, बी 200 है, सी 300 है, जो कि है। अब मैं क्या करता हूँ, ए इक्वल टू बी, देन बी इक्वल टू सी, देन सी इक्वल टू ए करता हूँ। तो अब क्या होगी वैल्यू, कुछ गैसेस कर सकते हैं आप मेरे बताने से पहले, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। अब आप हमें ए 200 हो गया, बी 300 हो गया, सी 200 हो गया, कैसे? इसके लिए मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ, एक नया लेता हूँ। नाउ मुझे पता है ए 3 मेमोरी स्पेस है, एक में पड़ा है 100, एक में पड़ा है 200, और एक में पड़ा है 300। अब इसको ए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
और बी इसको एंड सी इसको, सी इसको। ओके, नाउ अगर मैं इसको बोलूं ए रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, बी कर रहा है 200 को, okay, और सी कर रहा है 300 को। ओके, नाउ होता क्या है, ए इक्वल टू बी, जब ये पहला स्टेप आता है ए इक्वल टू बी। ओके, नाउ होता क्या है, ए 100 को रिप्रेजेंट करना बंद कर देता है, और वहां ए उसको रिप्रेजेंट करने लग जाता है जो जिसको बी रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इसको 200 रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नाउ मैंने मैंने कहा बी इक्वल टू सी, तो बी स्टॉप रेफरेंस, ये 200 की रेफरेंस करना बंद कर देता है और उधर रेफरेंस करता है जहां पर सी रेफरेंस कर रहा है। सी कहाँ कर रहा है, 300। ओके, अनबैन के तो मैं सी इक्वल टू ए, सी 300 को रिप्रेजेंट करना बंद कर देगा और वहां पर रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेगा जहां पर ए कर रहा है। अब ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 200 को, तो सी की वैल्यू 200। ठीक है, ये कंसेप्ट है। ओके, सो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी एंड सी इक्वल टू ए, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी तरीके से, आपको इंटरव्यू में पूछा जाए, आप बता सकते हो कि भाई इसकी ए 200 क्यों आया, बी 300 क्यों आया और सी 200 क्यों आया। ये सिंपल सा रीजन ये है कि जब हम ए इक्वल टू बी करते हैं तो ए स्टॉप कर देता है 100 की तरफ, और वो स्टार्ट रेफरेंसिंग वहां पर देखने लग जाता है जहां पर बी कर रहा है, बी दोस्त 200 पे कर रहा था। वैसे ही बी इक्वल टू सी में वो बी यहाँ पर स्टॉप कर देगा और सी की तरफ रेफरेंस करना स्टार्ट कर देगा जहाँ पर सी रिप्रेजेंट कर रहा है। और तीसरे पॉइंट में सी इक्वल टू ए, सी यहाँ पर रिप्रेजेंट करना बंद कर देगा और रिप्रेजेंट करेगा जहाँ पर ए देख रहा है, ए देख रहा है 200 की तरफ, तो वो सी इक्वल टू यहाँ पर 200 की वैल्यू हो जाती है। तभी तो ए 200, बी 300 एंड सी 200, ये कंसेप्ट है। ओके, सो और मैं आखिरी चीज बता देता हूँ कि हमारे पास डाटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं। सब ये हैं इंट, शॉर्ट, देन बाइट, देन लॉन्ग। ये डाटा टाइप कह लो। ठीक है, ये अगर मैं बोलूँ सपोज शॉर्ट एच इक्वल टू 9, ना अगर मैं इसके ऊपर जाऊं, इसके ऊपर होवर करूं, तो ये मुझे कुछ नहीं देगा, करूं नहीं देगा। चलो इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, अभी तक इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं एक वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा, तो थोड़ी चीज़ें जिसमें मैंने यहाँ से आपको बताई, कंकैटिनेशन ऑपरेटर इसको बोलते हैं। इसमें अगर आपने देखा होगा तो इसने, अगर इसको मैं चलाऊं तो ए 200, बी 200, सी 300 के, ये कंकेटिनेट होके आया है। ये कंकेटिनेशन ऑपरेटर प्लस, हम बेसिकली कंकेटिनेशन ऑपरेटर ऑपरेटर होता है। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और किसी को अगर प्रॉब्लम है हिंदी मतलब मेरे इस लैंग्वेज में, तो मैं इस पूरी वीडियो को दोबारा इंग्लिश में भी बनाऊंगा। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को, जिसमें मैं आपको टेस्टिंग की नॉलेज दूंगा। ओके, चलो, ओके दोस्तों।